अच्छी बात कही आपने और मैं आता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। इस बीच डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। स्वामी जी, आपने जोशी साहब की बात सुनी, बिखरी-बिखरी विपक्षी एकता के ऊपर। डर तो है, ये तो बात सही है और प्रधानमंत्री तो संसद में खुद बोल गए थे कि ईडी के कारण सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो एक किस्म का एक्नॉलेजमेंट था कि हाँ, मैंने ईडी को एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, मोर देन 3000 टाइम्स यूज़ किया है 2014 और 2022-23 के बीच में। दूसरा अ, इन्होंने एक नया पैराडाइम भी सेट किया है बीजेपी ने। ये हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि कांग्रेस ने जितनी बार धारा 356 का उपयोग करके सरकारें गिराई हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये बात सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नई टेक्निक इजाद की है कि बिना 356 लगाए सरकारें बर्खास्त की जा सकती हैं, खरीद फरोख्त की जा सकती है। तो 356 का इल्जाम भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मध्यकालीन युग जैसी, पाषाणकालीन युग जैसी जो परंपरा है गुलामों को खरीदने की और बेचने की, वो मॉडर्न इंडिया में वापस आ गई। यहाँ इंसान खरीदे भी जा सकते हैं और बेचे भी जा सकते हैं। यानी कि अब ना पहले बदले थे ना अब बदले हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का तो फर्क है। तो 356 तो है, लेकिन दूसरे रूप में जहां पर लोगों को खरीदा और बेचा जाता है गुलामों की तरह। फिर भी विपक्ष में जो आक्रामकता नजर आनी चाहिए थी मुझे, वो नजर नहीं आती है। नॉर्थ ईस्ट के 3 चुनाव जो कि आगाज था 2023 का, मुझे वहां भी नजर नहीं आती। आपकी ऑब्जर्वेशंस कि विपक्ष कितना तैयार है 2024 के लिए इस इशू के ऊपर, स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मैं गिरीश जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। देखिए, आज जो राजनीतिक परिवेश है वो सामान्य स्थिति नहीं है। आज कोई जो ये राजनीतिक युद्ध हो रहा है, इसके कोई नियम कानून नहीं है। इसमें बीजेपी ये मान के चलती है कि कोई धर्म नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, और जिस तरह से भी करना है विपक्ष को धराशायी करना है। तो बिल्कुल सच बात है, आज की तारीख में अगर ये लोग सामने आ जाएंगे तो ये एक एक करके इनका इतना कैरेक्टर एसेसिनेशन हो जाएगा अगले 1 साल में, 2-4 लोगों को चुनिंदा पकड़कर, कि बिल्कुल राजनीतिक लड़ाई जो है एक तरफा हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि बिहार और महाराष्ट्र में जो आप चाहते हैं वो हो रहा है। बिहार के अंदर भी जो अपोजिशन यूनिटी है वो हो गई है, महाराष्ट्र के अंदर भी जो अपोजिशन यूनिटी का मैक्सिमम लेवल है वो हो चुका है। इसलिए क्योंकि बिहार के अंदर एक एग्रेसिव लीडर है, वहां मंडलवादी एक लीडर है, एक तेजस्वी यादव है, लालू यादव हैं, और एक नीतीश कुमार हैं जो थोड़े से सामंजस्य बिठाकर चलते हैं। तो बिहार में वो फॉर्मूला चल चुका है। महाराष्ट्र के अंदर फॉर्मूला चल चुका है कि वहां जो भावनात्मक लोग हैं, जो इमोशनल लोग हैं, मराठी और प्राइड की बात होती है, उसको उद्धव ठाकरे तो जितना ये अटैक करेंगे उद्धव ठाकरे को उतना ज्यादा फायदा होगा। तो महाराष्ट्र बिहार में ये हो गया। अब आप सोचिए, बंगाल के अंदर पिछली बार बीजेपी को इतनी सीटें क्यों मिली और इतने परसेंट वोट क्यों मिले? त्रिपुरा के अंदर 42% वोट बीजेपी को कैसे मिले, जबकि उसके पिछले इलेक्शन में केवल 2% वोट मिले थे? कारण क्या है? कारण यह है कि वहां का जो ग्राउंड वर्कर है, लेफ्ट का और टीएमसी का, वो आपस में संघर्ष करता है। त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में लड़ाई थी, और वेस्ट बंगाल के अंदर पिछले 50 साल से जो लड़ाई थी वो लेफ्ट और कांग्रेस टीएमसी के बीच में थी, पिछले 20 साल से तो थी ही। अब सवाल ये उठता है, जब उन्होंने देखा, आपस के वर्कर्स ने देखा, कांग्रेस के वर्कर्स ने वेस्ट बंगाल में देखा कि कांग्रेस नहीं जीत सकती और वामपंथ के साथ हम जा नहीं सकते, तो हमारे लिए उचित है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें, और उनका वोट बैंक जो है वो अचानक बढ़ गया। क्योंकि वहां नारा लगा, पहले राम फिर बाम। इसका माने वामपंथ को छोड़ दो, अभी हमें भगवान श्री राम के साथ खड़ा होना है, हिंदुत्ववादी फोर्सेस को अलग करना है, क्योंकि यही लड़ सकते हैं टीएमसी से, इसलिए बीजेपी को वोट मिला। वही चीज त्रिपुरा के अंदर हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये स्टेट वाइज स्ट्रेटेजिक अलायंस होंगे, एक ही स्ट्रेटेजी से पूरे हिंदुस्तान में आप अब तेलंगाना के अंदर अगर कांग्रेस पेस छोड़ दे, आप इमेजिन कीजिए कांग्रेस का, बीआरएस का और ओवैसी साहब का गठबंधन हो जाए, 100% ये संभावना है कि बीजेपी, जिसको 2-3 सीट नहीं मिलने वाली है, उसको मेजॉरिटी मिल जाएगी।
क्योंकि जहां ओवैसी साहब आए या ओवैसी साहब से बीआरएस का संबंध जो है वो उजागर हुआ, हिंदुत्ववादी फोर्सेस बिल्कुल स्वीप कर जाएंगे तेलंगाना के अंदर, और वही वेस्ट बंगाल के अंदर होगा। अगर वहां कांग्रेस वामपंथ वैसे संभव ही नहीं है, कांग्रेस वामपंथ और टीएमसी आ जाए तो वो मुस्लिमवादी फोर्सेस सारी इकट्ठी हो गई हैं और हिंदुत्ववादी फोर्सेस जो है स्वीप कर जाएंगी। स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है, और जो स्ट्रेटेजी है, जो बिल्कुल कहा जोशी साहब ने, बिल्कुल सच बात है। देखिए, आज पत्ते को न खोलना, क्योंकि अडानी प्रकरण जो है उससे इनके धन के स्रोत सूख गए हैं, और आज की तारीख में जो एक एडवांटेज चल रहा था, और ये वास्तविकता में ये पैसा किसका था ये सबको पता है, ये राजनीतिकों का पैसा था जिसको इलेक्शन टाइम में भुनाकर इसको इलेक्शन में यूज करना था। आज वो पैसे का स्रोत सूख गया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इतना एग्रेशन हो सकता है अपोजिशन में कि अगले 1 साल के अंदर उनको 1.5 साल के लिए ईडी अंदर कर देगी, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा अनिल देशमुख जी के साथ हुआ, संजय राउत के साथ हुआ, अंदर चले गए और कोर्ट ने कहा कोई केस ही नहीं बनता, मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस ही नहीं होता। और अडानी साहब जिसके खिलाफ पूरे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और सरकारें कह रही हैं कि बहुत बड़ा मिसअप्रोप्रिएशन है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कांड है, उसमें इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई तैयार हो कि 1.5 साल जेल में रहे हो, तब तक कहा जाए देखो उसे वो बेल पे है, वो बेल पे है, वो जेल में है। अरे बेल तो किसी के खिलाफ आप केस कर दीजिए, उसको बेल लेनी पड़ेगी। तो जो लोग आज बेल पे हैं, ये नहीं है कि साहब उन्होंने कोई दोष किया है, लेकिन कोर्ट ने बेल इसीलिए दी है कि जो उनके अपराध हैं वो दंडनीय अपराध नहीं है, उनको जेल में रखने की आवश्यकता कोर्ट नहीं समझती। लेकिन सवाल यह है कि जो सामान्य जनता है इस बात को नहीं समझ पाएगी। तो आज की तारीख में बिल्कुल जोशी साहब से मैं सहमत हूं कि ये जो अपोजिशन की स्ट्रेटेजी है ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। और आपको याद होगा 1977 में जो पासा पलटा था वो तब पलटा था जब कांग्रेस और डेमोक्रेसी बनी थी, बाबू जगजीवन राम और हेमंती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस को छोड़ा था। तो जनता को एक मैसेज गया था कि बाबू जगजीवन राम बहुगुणा जैसे लोग अगर कांग्रेस को छोड़ सकते हैं जो इतने साल से रहे हैं, तो एक अविश्वास पैदा हो गया था कांग्रेस के प्रति। यही चीज जो है बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, जब कांग्रेस से उन्होंने गुलाम नबी आबाद को और बहुत सारे लोगों को लिया, सिंधिया साहब को लिया, तो एक मैसेज चला गया कि कांग्रेस तो वीक हो गई, पुराने लोग ही इनको छोड़ रहे हैं। ये सब होगा लास्ट। आप कर्नाटका में देखिए पिछले 5 दिन के अंदर क्या घट रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े लिंगायत और वोकलिंगा लीडर्स बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। और मैं आपको एक लिखित दे सकता हूं, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा बीजेपी के 40% विधायक और बड़े नेता कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि हम बात जब करते हैं अपोजिशन यूनिटी की करते हैं, हम अपोजिशन का छिद्रान्वेषण करना शुरू कर देते हैं। कंट्रडिक्शन बीजेपी के अंदर है और जो कंट्रडिक्शंस को हम बात नहीं करते, हम अब कंट्रडिक्शंस की बात करते हैं अब कांग्रेस की, जबकि हमें बात करनी चाहिए बीजेपी के जद और अंतरोध हैं। अडानी को योगी जी दोषी मान चुके हैं, इसलिए उन्हें इन्वेस्टर मीट में नहीं बुलाया, और मोदी जी कहते हैं कि अडानी दोषी नहीं है। तो बेसिक इश्यू ये है कि जब वो जो अंतर्द्वंद बीजेपी के अंदर है कि जब ताली पूरे मेज थपथपाई जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो गडकरी साहब ताली नहीं बजाते, मेज नहीं थपथपाते, लेकिन वो अंतर्द्वंद हम लोग उजागर नहीं करते। हम लोग उजागर करने लगते हैं कांग्रेस के अंतर्द्वंद और अपोजिशन के अंतर्द्वंद। बिल्कुल सही बात है कि अपोजिशन की स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल सही है। और जनता, क्योंकि अडानी प्रकरण में रिक्शे वाले पान वाले भी अब अडानी प्रकरण की बात करना शुरू कर चुके हैं, जनता के नीचे तक ये बात चली गई है कि पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहा है हम और लोन देंगे, एलआईसी लगातार पैसा देता जा रहा है। इसका माने अब जनता और बीजेपी की पीछे लड़ाई है।